जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग ओवरव्यू में देखा हम लोगों ने कि हम लोग क्लाइमेटोलॉजी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है एटमॉस्फेयर, उसका स्ट्रक्चर एंड उसका कंपोजिशन। यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अगर हम CAPF देखें, अगर हम CDS को देखें या अगर हम NDA को देखें, यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। एटमॉस्फेयर पे आ जाएगा या उसकी डिफरेंट लेयर्स पे आ जाएगा या फिर क्या कंपोजिशन है उसका, उस पे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो हम लोगों को ये डिस्कस करना है और हम डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। आप इस सीरीज में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं क्लाइमेटोलॉजी को अगर समअप करता हूं तो ये तीन चीजों पे चलती है। पहला है टी, पहला है अपना टी, सेकंड है अपना प्रेशर एंड थर्ड है अपना एच। टी डिनोट्स फॉर टेम्परेचर, P डिनोट फॉर प्रेशर, ठीक है, एंड H डिनोट फॉर ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये तीन चीजों पे आपकी पूरी क्लाइमेटोलॉजी चलती है। फिर अपन देखेंगे टेम्परेचर में अपन को क्या क्या पढ़ना है। टेम्परेचर में अपन को पढ़ना है इंसोलेशन, ठीक है, अपन को इंसोलेशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, इसमें अपन हीट बजट ऑफ अर्थ के बारे में जानेंगे। ठीक है, हीट बजट ऑफ अर्थ हुआ, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। प्रेशर से क्या क्या टॉपिक्स निकलेंगे। प्रेशर से विंड्स निकलेगा, विंड के टाइप्स पढ़ेंगे। प्रेशर बेल्ट्स निकलेंगे, ठीक है, ठीक है। ह्यूमिडिटी से कौन सा टॉपिक निकलेगा। ह्यूमिडिटी से निकलेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे अपन यहाँ पे। तो ये क्या बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ से निकल लेंगे। बट इन सबको जानने से पहले अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, अपन को पढ़ना पड़ेगा एटमॉस्फेयर। अपन को पढ़ना पड़ेगा एटमॉस्फेयर, उसका कंपोजिशन और उसका स्ट्रक्चर। जो दो टाइप्स के स्ट्रक्चर हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर और केमिकल स्ट्रक्चर। तो ये अपन को जानना पड़ेगा और इससे एक क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। फिर इनके बारे में अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे अपन। जो अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एयर मास, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, जेट स्ट्रीम, फ्रंट्स। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एटमॉस्फेयर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अपन पहला जो चीज देखेंगे उसमें अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन उसका। देन उसके बाद देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें डिफरेंट गैसेस होंगी। डिफरेंट वाटर वेपर्स के बारे में बात करेंगे, पर्टिकुलेट मैटर के बारे में बात करेंगे। तो ये जो गैसेस वाला जो चीज है, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये इसे ध्यान से पढ़िएगा। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में हम फिजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर दोनों के बारे में बात करेंगे। बट अगर मैं देखा जाए तो फिजिकल स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन आने की चांसेस होते हैं। डिफरेंट लेयर्स के बारे में अपन फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन देखते हैं कि एटमॉस्फेयर है क्या। ये ज्यादा समझना जरूरी है कि एटमॉस्फेयर है क्या। अब ये देखिए, ये अर्थ है, इसको 360 डिग्री से अगर किसी चीज ने घेर रखा है तो वो है अपना एटमॉस्फेयर। इन द सिंपल लैंग्वेज, अ थिक गैसियस एनवेलप विच सराउंड द अर्थ फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड इस ये अटैच कैसे है, ये अटैच है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये भी अगर पूछ सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है जिसने अपने अर्थ को चारों साइड से घेर रखा है, फ्रॉम द ऑल साइड्स, वो किससे घेर रखा है, कैसे अटैच्ड है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स से। अगर स्टेटमेंट में ऐसी लाइन आ जाती है तो आपको वो स्टेटमेंट सही करना पड़ेगा। अब अपन देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक भाई किसका फिजिकल मिक्सचर है। एटमॉस्फेरिक फिजिकल मिक्सचर है एटमॉस्फेरिक गैसेस का, वो गैसेस के बारे में अपन बात करेंगे। वाटर वेपर्स का, फिर है अपने सस्पेंडेड पार्टिकल्स का। अब अगर आपको क्वेश्चन ये आ गया कि एटमॉस्फेयर इज अ फिजिकल मिक्सचर ऑफ, तो भाई आप ये मत लगा देना बस कि सिर्फ वो एटमॉस्फेरिक गैसेस का है। जैसे मैंने आज टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाला था, बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज हुए। अगर ये भी आपको क्वेश्चन आ गया कि एटमॉस्फेयर इज अ फिजिकल मिक्सचर ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस प्लस वाटर वेपर, तो वो भी स्टेटमेंट आपका गलत है। उसमें अगर सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऐसा कुछ नहीं दिया है तो वो स्टेटमेंट गलत रहेगा आपका। ठीक है, फिर अपन देख लेते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो क्या प्रोवाइड करता है, ऑल द नेसेसरीज गैसेस, जिससे हमारी लाइफ सस्टेन हो पाए बायोस्फीयर में। यही वो लाइन लिखी है कि एटमॉस्फेयर क्या करता है, अपनी ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ को नेसेसरी गैसेस प्रोवाइड करता है। एंड और क्या करता है भाई, जो सोलर रेडिएशन आती है ना, जो सोलर रेडिएशन आ रही है अर्थ पे, उनको हमें प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये कौन सी लेयर में करता है, ये भाई करता है स्ट्रेटोस्फेयर में।
ये जान लेना स्ट्रेटोस्फीयर में करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अभी हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे, तो आप ये लोग जान लीजिएगा ये सब चीजें। स्टैटिक पॉइंट्स भी करेंगे अपन, और ये जो अगर पैराग्राफ में राइटिंग स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता भी है तो उसको भी अपन बहुत अच्छे से काउंटर करेंगे, तो उसमें भी चीजें में डरना मत, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को भी। सो जो एस्टिमेटेड हाइट है एटमॉस्फेयर की वो 16 टू 29,000 किलोमीटर्स है फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से अगर कोई अगर हाइट पूछे आपसे तो 29,000 किलोमीटर मैक्सिमम हाइट है एटमॉस्फेयर की। अब देखते हैं, इट इज एस्टिमेटेड दैट 97% ऑफ इफेक्टिव एटमॉस्फेयर इज अप टू हाइट ऑफ 29 किलोमीटर। अगर देखो एस्टिमेटेड हाइट कितनी है, 97% जो इफेक्टिव एटमॉस्फेयर है, 97% जो कि इफेक्टिव एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो कि हम अपन उसे यूज कर पा रहे हैं, तो वो कितना है यहां से लेके देखा जाए तो 29 किलोमीटर तक है। अब क्या मैंने पॉइंट बोला, बट विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस। जब क्या होता है कि अगर अपन एल्टीट्यूड इंक्रीज करते हैं, जब अपन एल्टीट्यूड इंक्रीज करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो हो जाती है डिक्रीज। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल आप लद्दाख घूमने गए, आप लद्दाख में खारदुंगा पास गए, तो उसमें क्या होता है, आप जितना एल्टीट्यूड आप ऊपर जाओगे, ऊपर ऊपर चले जाओगे, तो जो आपकी ऑक्सीजन लेवल है ना वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो यही एक एग्जांपल है इसका, और आपकी जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये चीजों को ध्यान रखिएगा कि आपका एल्टीट्यूड अगर इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में तो जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो सीधी बात है ना डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स इट। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में पहला जो टॉपिक है उसमें है अपना एटमॉस्फेरिक गैसेस। इट इज अ फिजिकल मिक्सचर ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो देखिए, देयर आर ओनली फ्यू गैसेस विच आर फाउंड इन अबेंडेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। बहुत फ्यू गैसेस हैं जो कि मतलब बहुत अच्छे अमाउंट में पाई जाती है, बाकी तो छोटे 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 अमाउंट्स में पाई जाती है। तो पहली है अपनी भाई नाइट्रोजन। इसको तो ये दिमाग में बिठा ही लेना कि नाइट्रोजन जो गैस है वो टॉप करती है एटमॉस्फेयर में। फिर फॉलोड बाय कौन है, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है इन टर्म ऑफ देयर परसेंटेज। तो ये सारी चीजें अभी मैं आपसे एक ग्राफ के उसमें फॉर्म में डिस्कस करता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। सो हम लोग परसेंटेज के वाइज में देख लेते हैं कि कौन सी गैसेस कितना परसेंटेज कैरी करती है इन द एटमॉस्फेयर। तो जो सबसे ज्यादा करती है भाई वो याद रखना नाइट्रोजन 78.08%। अब मैं बताऊंगा आपको इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और बने भी हुए हैं। जो सेकंड है वो अपनी करती है ऑक्सीजन 20.095%, ये भी आप याद रखोगे। थर्ड जो करती है वो अपनी है अपनी जो यहां से निकल के गई आर्गन। आर्गन को ध्यान रखना, आर्गन से कंफ्यूज मत होना कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड पहले आती है, पहले अपनी आती है आर्गन। इस आर्गन के बारे में भी बात करेंगे अपन आगे। फिर उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 उसके बाद आती है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। पहली अपनी कौन सी हो गई, पहली अपनी हो गई नाइट्रोजन। पहली अपनी हो गई देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो गई अपनी पहली। सेकंड अपनी हो गई ऑक्सीजन, ठीक है। थर्ड अपनी हो गई आर्गन, ठीक है। और अपनी जो फोर्थ है वो है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आप चीजें ध्यान रखना। देखो एक बार और मैं आपको बता देता हूं, अपनी है पहली नाइट्रोजन। अगर धीरे लिखता हूं तो शायद मेरी राइटिंग अच्छी आती है, इसमें तो मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, मैंने पूरा भी कोशिश करी पूरी। तो अपना पहला है नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, फिर है अपना आर्गन, एंड उसके बाद है अपना कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ये याद रखना, हमेशा ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं कि जो मेजर गैसेस हैं उनका परसेंटेज वाइज कितना है एटमॉस्फेयर में। यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो सबसे ज्यादा अगर पूछ लिया आपसे कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका है, तो वो है अपना नाइट्रोजन का, ठीक है। सबसे ज्यादा परसेंटेज होल्ड करती है इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, जैसे मैंने आपको बताया था अभी लास्ट स्लाइड में कितना परसेंटेज करती है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। एंड एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन जो है वो कभी भी इजिली इंटर नहीं करती है केमिकल यूनियन में। इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्ट नहीं करती है, इतनी ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती है। और अगर अपन को बोला जाए तो ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, ना ज्यादा रिएक्ट करती है ना ज्यादा बिल्कुल, और ना कम्प्लीटली इनर्ट है। इनर्ट ना कम्प्लीटली इनर्ट है ना ज्यादा रिएक्टिव है। तो इनर्ट क्या होता है, इनर्ट जैसे आर्गन है,
आर्गन है जो ज्यादा बिल्कुल करती नहीं है, इनर्ट गैसेस भी नहीं है और ज्यादा करती भी नहीं है वो। तो अपन फिर देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे नाइट्रोजन बहुत कम रिएक्ट करती है, तो उसका अपोजिट है बिल्कुल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बिल्कुल इतनी केमिकल वेरी एक्टिव है, ठीक है, आपको ये बात पता होगा कि बहुत केमिकल एक्टिव है। ये जल्दी से रिएक्ट कर लेती है और कंबाइन कर लेती है और प्रोसेस में चली जाती है ऑक्सीडेशन के, ठीक है। सारे आपने देखा होगा O2 वगैरह ये रिएक्शन हो जाती है, आप केमिस्ट्री में सब पढ़ोगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको केमिस्ट्री में शीन मैम आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगी। फिर देखते हैं ऑक्सीजन इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर कंब्यूशन ऑफ बर्निंग मैटर। अब आपसे ये पूछ लिया कंब्यूशन, कंब्यूशन इज अ, क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, कंब्यूशन इज अ क्या है? तो कंब्यूशन कुछ नहीं है, कंब्यूशन इज अ केमिकल प्रोसेस है। कंब्यूशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स रैपिडली विथ ऑक्सीजन। अब देखो कोई भी सब्सटेंस है वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो वो हीट दे देता है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द कंब्यूशन। अब लोगों को यही नहीं पता होता कि कंब्यूशन क्या है, तो वो केमिस्ट्री में फिर अच्छा इसको नहीं कर पाते हैं, उनका साइंस अगर बैकग्राउंड से नहीं है तो वो शायद उन्हें नहीं पता होगा कि कंब्यूशन क्या है। तो मैं जो छोटी छोटी टर्म्स आएंगी उनके रिलेटेड भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। सो अब हम बात कर लेते हैं आर्गन के बारे में। आर्गन जो कि थर्ड नंबर पे आती है आफ्टर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन आर्गन, जो कि 0.93% जिसका है शेयर टोटल वॉल्यूम में। फिर अपन ये बात कर लेते हैं कि इट इज एन इनएक्टिव गैस। आपको ये बहुत जरूरी पता होना चाहिए कि एक इनएक्टिव गैस है ये, और इसका लिटिल इंपॉर्टेंस है इन द नेचुरल प्रोसेस। क्यों इंपॉर्टेंस है नेचुरल प्रोसेस में लिटिल? क्योंकि देखो अगर ये एक तो हाईली रिएक्टिव नहीं होती है इस कारण से भी। अब मैन मेड प्रोसेस में ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों हो जाता है? अगर अपन बात कर लेते हैं ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक फर्नेस की। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक फर्नेस देख लेते हैं क्या होता है। ये मैं आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री का भी एक टच दूंगा इसमें। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक फर्नेस, ये देखो एक फर्नेस है, ठीक है, ये काई के लिए यूज होता है? ये कुछ भी अगर आयरन रॉड वगैरह उसको हाई टेम्परेचर करके उसको मेल्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ग्रेफाइट लगा हुआ है, ठीक है, ग्रेफाइट लगा है, और ये ग्रेफाइट को कवर कौन करता है? आर्गन। आर्गन इसलिए कवर करता है कि वो एक तो रिएक्टिव नहीं होगा और ग्रेफाइट को बर्न करने से बचाने की कोशिश करेगा। तो ये नेचुरल प्रोसेस में तो ज्यादा नहीं जाता है, बट मैनमेड प्रोसेस में बहुत ज्यादा यूज होता है आर्गन। इट इज ऑल्सो अ केमिकली इनएक्टिव। एक तो इनएक्टिव भी है और ये इनर्ट गैस आ जाती है। अब जैसे अगर मैंने आपको नाइट्रोजन के बारे में बताया, तो नाइट्रोजन थोड़ा सा एक्टिव है बट न्यूट्रल जाती है वो। और जैसे ऑक्सीजन बताया था, ऑक्सीजन तो हर कभी किसी के साथ भी चले जाती है। तो ये आपका हो गया कि ये बहुत अच्छी मतलब एक्टिव है, बहुत ज्यादा केमिकली एक्टिव है। और उसके बाद आती है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में आपकी जैसे हीलियम हुई, हीलियम, अपना आर्गन, क्रिप्टॉन, है ना, जेनॉन वगैरह, ये सारी जो आती है, ये आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ना है इन चीजों को। तो ये क्या होता है, हो जाता है केमिकली इनर्ट गैस है, ठीक है। अब आपको अगर क्वेश्चन अगर ये पूछ लेना कि ये बताओ कि सबसे ज्यादा कौन सी वॉल्यूम करती है जो कि जो कि नोबल गैस है, ठीक है, एक तो नोबल गैस है। नोबल गैस की मैं दो तीन प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि एक तो ये ऑर्डरलेस होती है, कलरलेस होती है, ठीक है, और ये इनएक्टिव होती है ज्यादा। तो क्या होगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि सबसे ज्यादा अमाउंट बताओ कौन सी गैसेस का है इन एटमॉस्फेयर जो कि एक नोबल गैस भी है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आर्गन। अब उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सारे ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें आर्गन आपका आंसर होगा। फिर अपन बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अपन बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, जो कि 0.3% अपना टोटल वॉल्यूम में शेयर करती है। ये फोर्थ नंबर पे आती है, आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगी क्योंकि ये डायरेक्ट आपको अरेंज द सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन आ सकता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड काय के लिए यूज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट्स में, ये तो आपको 10th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। दिस गैस हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन वेरियस एटमॉस्फेरिक प्रोसेस बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब रेडिएंट हीट। अब इसका क्या मतलब है मैं वो आपको बताता हूँ कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड की अपनी एक अलग ही वो है, पहचान है कि भाई ये सारी उसकी एबिलिटी क्या है, ये रेडिएंट हीट को एब्जॉर्ब करने के की जो भी पास होती है उसे एटमॉस्फेयर पे आने नहीं देती है, ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंस है। अब आप मैं बताता हूँ कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस क्यों हो? तो आपने देखो, आपने पढ़ा होगा कि आपने ये पढ़ा होगा, एक चीज बताता हूँ मैं ड्रॉ करके। आपने पढ़ा होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? देखो इनकमिंग रेडिएशन यहाँ पे आई, इनकमिंग हीट वेव यहाँ पे आई, यहाँ पे आपने वेजिटेशन कर रखा है, ये
ज्यादातर कोल्डर एरियाज में ही होता है। यहाँ पे आपने क्या लगा रखा है, ग्लास लगा रखा है, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई। अब ग्लास की क्या टेंडेंसी होती है, ग्लास की ये टेंडेंसी होती है कि जो भी हीट वेव्स आ रही है ना उनको एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है ग्लास की। अब यहाँ से गई इनकमिंग, जो इनकमिंग आई और यहाँ से गई आउटगोइंग, तो इसकी क्या टेंडेंसी थी, इसने एब्जॉर्ब कर लिया सारी इसको, तो क्या हुआ, वेजिटेशन बहुत अच्छा हो गया। आपने आलू लगा रखा है तो आलू पक गया, है ना आपने बहुत सा जो भी भिंडी लगा रखी है भिंडी पक गई। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाएगा, आपका काम की हो जाएगी, क्योंकि क्या है यहाँ पे ग्लास की टेंडेंसी होती है, तो इसलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या टेंडेंसी होती है, ये क्या करती है, रेडिएंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया ना, रेडिएंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे यहाँ पे ग्लास एब्जॉर्ब कर रहा था, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेती है, रेडिएंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इससे क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है आपके लोअर एटमॉस्फेयर में। अगर आपका ये लोअर एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और अर्थ सरफेस पे इसी के कारण गर्मी पड़ती है। तो ये आपका एक CO2 पे, इसलिए बोलते हैं कि CO2 बढ़ रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहा। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपका प्रॉपर डिफोरेस्टेशन कर रहे हो, आप ये सारी चीजें कर रहे हो। अभी देखते हैं अपन क्या कर रहे हो आप, द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन द एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। ठीक है, ये क्यों बढ़ रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि आप बंद कर रहे हो फॉसिल फ्यूल्स को, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को जला रहे हो, इस कारण से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। फिर इसी कारण से आपका देखा गया होगा कि कॉप की सबमिट्स होती है, कॉप अभी 27 हुई 2022 में, ठीक है, अभी नवंबर में चली रही है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि ये कौन सी कंट्री में हो रही है, और 2023 की कहाँ पे होगी, आप ये भी मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो ये आपका करंट भी आपका मैं थोड़ा सा कवर करवाने की कोशिश करूंगा। दिस कंपोजिशन ऑफ गैसेज रिमेन कांस्टेंट एटलीस्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑल ओवर द अर्थ एंड एट वेरी टाइम। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो गैसेज होती हैं ना, वो हमेशा इवन होंगी। ये ध्यान रखना, गैसेज जो भी होंगी ना वो हमेशा इवन होंगी। और तो आप देखोगे गैसेस जो होती हैं वो पूरे, अगर कहीं भी आप एटमॉस्फेयर में चले जाओगे ना, कहीं भी एटमॉस्फेयर में चले जाओगे तो ये इवन मिलेगी। कितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे इवन मिलेगी, इधर भी इवन मिलेगी। जितने भी आपके जो मैंने परसेंटेज शेयर बताया वो आपको यहीं पे इवन मिलेगा। बट अगर अपन वाटर वेपर की बात करें, ठीक है, वाटर वेपर की बात करें तो ये अनइवन मिलेगा। ठीक है, अनइवन मिलेगा ये। अगर अपन पर्टिकुलेट्स मैटर की बात करें, ठीक है, पर्टिकुलेट्स मैटर की बात करें तो ये भी अनइवन मिलेगा आपको। ये तीनों चीजें आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ जाती है। तो आप इन चीजों को ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये आ गई तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपने तो सिर्फ MCQ क्वेश्चन जैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। अभी और आगे इस पे डिस्कस करेंगे। थिंग्स विच मेक द एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, ये जो मैंने आपको बताया कि यही सारी चीजें अपन ने यहाँ पे डिस्कस करी। सब हम जान लेते हैं कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का जो सेकंड इंपॉर्टेंट है, पहला जो अपन ने देखा गैसियस फिजिकल मिक्सचर का, अपन ने देखा कि सेकंड है जो वाटर वेपर है। वाटर वेपर देखो कैसे बनता है, इवोपोरेशन ऑफ मॉइस्चर के कारण और वाटर के कारण, फ्रॉम द वाटर बॉडीज लाइक सीज, ओशियन, लेक्स, टैंक्स एंड वाटर, ये सारी जो चीजें होती हैं इनसे क्या बनता है, वाटर वेपर बनता है। फिर एक और प्रोसेस से बनता है सब्लिमेशन। अगर आपने पढ़ी होगी सब्लिमेशन, आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, ये 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी प्रोसेस। सब्लिमेशन देखो इजी लैंग्वेज में बताता हूँ, अगर कोई सॉलिड चीज है और वो डायरेक्ट अगर गैसियस फॉर्म में जा रही है ना, स्किप करके लिक्विड वाला फेज, तो वो हो जाएगी सब्लिमेशन। अब आपके CDS में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे कैसे आता है पता है, सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच, सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच, तो ये आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। फिर अपन देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर वेपर ड्रेस्टिकली वरीज रीजन टू रीजन। मैंने आपको क्या बताया था कि जो गैसेस होती हैं, जो गैसेस होती है उनका क्या होता है, उनका इवन होता है, हमेशा इवन चलेंगी वो सारे रीजन में। बट जो वाटर वेपर का जो होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर वेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा अनइवन होता है, हमेशा अनइवन होगा, क्योंकि ये रीजन टू रीजन वेरी करता है हमेशा। ठीक है, तो इफ वी स्टडी द जनरल पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अपन को अब मैं जो इसके बाद आपको चीजें बताऊंगा ना वो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आती हैं, तो आप ये चीजों को है ना ध्यान रखिएगा। एग्जैक्टली जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो अब वाटर वेपर देखो, अगर वाटर वेपर आपने ये जान लेते हैं इसमें चीजें। सो हम वाटर वेपर के अगर ये
इस टाइप के कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें अपन काउंटर करने की उन्हें कोशिश करेंगे। तो इट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, जो वाटर वेपर होता है वो डिक्रीज होता है अगर आपका एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है। अगर आपका एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो वाटर वेपर डिक्रीज हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपने गर्म पानी को करा, ठीक है, आपने गर्म पानी को उबाल रहे हो आप, ठीक है, तो आपने ये वाटर वेपर यहाँ पे बन गए, यहाँ पे वाटर वेपर बन गए, ठीक है। फिर आपने अगर ऊपर जाता है, जब वाटर वेपर्स ऊपर हो जाते हैं तो उसकी क्या होती है, डेंसिटी कम हो जाती है। तो यही बात बोली है उनने कि अगर आप देखो यहाँ पे आपने पानी उलाया तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया, वेपर ज्यादा हो गए यहाँ पे, बट धीरे 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 वो कम होते जाते हैं। तो यही बात बोली है कि इट डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इंक्रीज हुआ तो वाटर वेपर क्या हुए, डिक्रीज हुए। अब 50 जो परसेंट वाटर वेपर है ना, 50% ऑफ का वाटर वेपर जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, 2 किलोमीटर के अंदर। अब सोचो आप 2 किलोमीटर के अंदर सारा वाटर वेपर तो यहीं पे ही है, आपकी सी लेवल से 2 किलोमीटर के अंदर यहीं पे ही है वाटर वेपर। और जो 90% है ना आपका वाटर वेपर, वो कहाँ पे पाया जाता है, हाइट पे 5 किलोमीटर के अंदर। अब ये देखो क्या ब्यूटी है वो अपने एटमॉस्फेयर की। एक ब्यूटी ये है कि भाई जो भी गैसेस हैं वो सारी कैसे पाई जाती हैं, पूरी इवन है। आप कहीं भी चले आओ, कोई भी अपने अर्थ के कहीं भी चले आओ, आपको सारी गैसेस सेम मिलेंगी। और वाटर वेपर कैसा है, वाटर वेपर है भाई, आप ऊपर जितना ऊपर जाओगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितना ऊपर चले आओगे, आपका जो वाटर वेपर है वो कम होता जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बेसिकली आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, अभी तो ये छोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ, एक से एक एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करूंगा। फिर अपन देखते हैं जनरल वाटर, इन जनरल वाटर वेपर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर ऑल्सो। अब ये बात क्यों बोली उनने, देखो इक्वेटर पे तो वैसे भी बहुत हीट होती है, ये आपका मान लो इक्वेटर है ना, इक्वेटर है ये आपका, इक्वेटर पे तो बहुत हीट होती है। जब भी वाटर वेपर है ना डिक्रीज हो जाता है, जब अपन उससे डिस्टेंस को अपन इंक्रीज करते हैं तो। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट है, जब भी दूर जा रहा है, जब भी आपका सेम प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है वो, ठीक है। इन ट्रॉपिकल एरियाज इट कैन रीच अप टू 4% ऑफ टोटल वॉल्यूम। अब जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं, ट्रॉपिकल एरियाज में क्या हो रहा है, 4%, मतलब गर्मी, अगर यहाँ पे गर्मी पड़ रही है, ठीक है, गर्मी के कारण देखो 4% यहाँ पे वाटर वेपर हो रहा है ना, 4% यहाँ पे वाटर वेपर है। और अगर अपन ड्राई और डेजर्ट एरियाज में जाते हैं तो वहां पे कितना हो जाता है, 1%, क्योंकि यहाँ पे गर्मी पड़ रही है तो यहाँ पे 4% है। यहाँ पे अगर ठंडी जैसे ड्राई वाली जगह पे जाओगे तो 1% वाटर वेपर ही मिलेगा आपको। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखना कि कैसे क्या इंक्रीज डिक्रीज, ये क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड में पूछते हैं, ऐसे तो नहीं पूछेगा कि डायरेक्ट, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसमें। फिर अपन बात कर लेते हैं वाटर वेपर में क्या क्या प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट सेवरल फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। अब देखो वाटर वेपर के कारण ही ये सारी प्रोसेस होती है। ये देखो, तो क्लाउड्स, फॉग्स, ड्यू, रेनफॉल, फॉरेस्ट, हेलस्टॉर्म, आइस, स्नोफॉल, ये सब अपन है ना क्लाउड वाले चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे। धीरे धीरे अपन यहाँ तक पहुंचेंगे कि क्लाउड कैसे बनते हैं, कितने टाइप्स के क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, फॉग्स के बारे में पढ़ेंगे, स्नोफॉल कैसे क्रिएट होता है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। वेपर इज ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट फॉर इनकमिंग शॉर्ट वेव। देखो अब जो आपको मैं एक चीज और बताता हूँ कि जो वेपर है ना वो भी एक ग्रीन हाउस गैस की तरह ही रिएक्ट करता है। क्यों 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 रिएक्ट करता है वो, CO2, अभी अपन ने क्या पढ़ा था, CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। जो भी इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन आती है, बट वेपर इज लेस ट्रांसपेरेंट फॉर ऑनगोइंग शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। आ तो बहुत सारी रही हैं, ठीक है, बट जा कम पा रही हैं। इससे क्या होता है, इट हेल्प्स इन हीटिंग द अर्थ सरफेस। तो अगर ये प्रॉपर्टी इसके पास भी है तो ये भी क्या हो गया, ग्रीन हाउस गैसेस। मैंने आपको अभी बहुत अच्छे से एक एग्जांपल दिया था एक घर का पूरा, कि एक कांच की जो प्रॉपर्टी होती है ग्लास की, वो यही होती है कि आपको उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वेपर भी यही कर रहा है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेपर इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं आप लोगों, तो मतलब चीजें देखो पढ़ रहे हो ना तो अच्छे से पढ़ो, वरना आप ये छोटी मोटी चीजें आप तो ध्यान रखते नहीं हो, सीधे MCQ सॉल्व करा हो गए हमारा क्लियर, ऐसे नहीं होगा क्लियर। ये ध्यान रखना अच्छे से चीजों को।
releases latent heat which leads to the stability और instability of atmosphere also to some extent। ये अपन है ना देखो इंसोलेशन वगैरह में ये सब चीजें पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी। अब क्या होता है, जो लेटेंट हीट होती है, वाटर वेपर क्या करता है, लेटेंट हीट को रिलीज करता है, जिससे स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी होती है एटमॉस्फेयर में कुछ एक्सटेंट पे। ये मैं आपको बहुत अच्छे से थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेटेंट हीट पे क्वेश्चन आया हुआ है सीडीएस में, मैंने लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स को स्टडी भी किया है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी से, जो आप क्या करते हो, आप करते हो सिर्फ इसकी, शायद मैं आपको इतना पढ़ाने में सक्षम रहूंगा कि आप अच्छे से अगर क्वेश्चन समझ समझ के करोगे ना तो बहुत अच्छे से आपके क्लियर होंगे क्वेश्चंस। फिर अपन पढ़ लेते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का जो थर्ड है वो है अपना पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर इन द फॉर्म ऑफ किस में रहता है, आप ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक तो चीज यहाँ यहीं पे सॉलिड फॉर्म में रहता है। द सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इंक्लूड डस्ट पार्टिकल्स हो गए, सॉल्ट पार्टिकल्स हो गए, है ना, पॉलन, स्मोक, सूद, वॉल्केनिक एशेज, ये सब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि सॉलिड पार्टिकल्स ये पर्टिकुलेट मैटर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये आप चीजें इनको ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स आर केप्ट इन सस्पेंशन इन द एटमॉस्फेयर, दिस आर माइनर बट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। कुछ कुछ जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंशन होते हैं एटमॉस्फेयर में, बट वो कुछ माइनर होते हैं, बट वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली इन फ्रॉम द मेट्रोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट एज दे एक्ट एज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई। अब ये अपन आपको है ना पूरा इंसोलेशन में पढ़ाऊंगा, बस आप ये ध्यान रखना कि सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में सस्पेंशन होता है। तो ये चीजें आप बस छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, ये मैं आपको जब क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर अपन देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स है वो जो मैंने आपको बताया था। अब देखो आगे अब वापिस वही चीज, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डस्ट पार्टिकल है ना वो अनइवन है, जो गैस का है इवन, है ना, और वाटर वेपर का क्या है, अनइवन अनइवन है, और जो अपना ये क्या बोलते हैं पार्टिकुलेट्स मैटर है, इनका भी क्या है, अनइवन है। तो ये चीजें आप तीनों चीजें ध्यान रखना, मैंने बता दी थी आपको। इन इक्वेटोरियल एंड पोलर एटमॉस्फेयर देयर प्रेजेंस इज लेस एज इन इक्वेटोरियल रीजन, high rainfall brings them down on the surface and in polar areas surface remains frozen, that's why wind is unable to blow them up। अब ये चीज मैं आपको एक ग्लोब से समझाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो मेरी ड्राइंग को थोड़ा सा समझ लेना, नहीं तो इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये अपना है ग्लोब, ये अपना है 0 डिग्री, ठीक है, ये अपना 90 डिग्री, ठीक है, ये अपना 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे फ्रोजन होगा, यहाँ पे फ्रोजन होता है तो विंड चलेगी नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलेट मैटर्स तो होंगे नहीं, ठीक है। अब सेम अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन में तो विंड अच्छी रहती है, तो यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे, और सेम यहाँ पे भी जो अपना सब टेम्परेट रीजन है, ये सब टेम्परेट रीजन में भी यहाँ पे ज्यादा होंगे डस्ट पार्टिकल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 90 डिग्री पे, अपने 90 डिग्री पे जो फ्रोजन हो जाता है तो विंड तो होती नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे बात कर लेते हैं। 0 डिग्री पे क्या होता है, रेनफॉल ज्यादा होती है, तो इस चक्कर में यहाँ पे जो भी पूरे डस्ट पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो इक्वेटोरियल रीजन पे ज्यादा आ जाते हैं। तो बस यही छोटी सी चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इज गुड इनफ ड्यू टू विंडी ड्राई वेदर्स कंडीशन। अब यही मैंने आपको बात बताई कि ये वाला जो रीजन है और ये वाला रीजन है, यहाँ पे क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स अच्छे हाई होंगे, गुड इनफ होगा, क्योंकि यहाँ पे विंड ज्यादा चलती है, यहाँ पे विंड नहीं होती, यहाँ पे क्योंकि फ्रोजन होता है सब कुछ, तो विंड यहाँ पे होती नहीं है। यह मैं आपको और अच्छे से आगे क्लियर करूंगा ये सब चीजें कि कौन सा सब ट्रॉपिकल रीजन है, 0 डिग्री क्या है, इक्वेटोरियल, पोलर रीजन, सब अपन पढ़ेंगे, लेकिन बस एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताने की कोशिश की है। तो अपन अब देख लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस टाइप्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है भाई। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एटमॉस्फेयर। अब अपन क्या कर रहे थे, देखो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिया, अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर क्वेश्चन लगाए, ठीक है। अब मैं इसकी आप एक को पीवाईक्यू सीरीज भी एक लेके आऊंगा ज्योग्राफी की, तो अपन उससे भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वहां पे भी।
ठीक है, कॉन्सेप्ट हो गया, क्वेश्चन हो गए, पीवाईक्यू अब देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए। ये शायद क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ है, मैंने टेलीग्राम पे डाला था। तो एटमॉस्फेयर इज अ फिजिकल मिक्सचर ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज ओनली। तो आप मुझे बताओगे कि ये सही है गलत है, अब वो आप मुझे बताना। चलो मैं बता देता हूँ ये चीज गलत है, क्योंकि काय से बनता है, एक तो वो एक तो वाटर वेपर से बनता है, वाटर वेपर से बनता है, और क्या बनता है, पर्टिकुलेट मैटर से बनता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। विद द इंक्रीजिंग ऑफ एल्टीट्यूड डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर ऑल्सो इंक्रीजेज। ये क्या, ये सही है, आप बताओ। जब अपन ऊपर जा रहे हैं, मैंने आपको लद्दाख वाला एग्जांपल दिया था कि अगर अपन ऊपर जा रहे हैं तो इंक्रीज एल्टीट्यूड हो रहा है, फिर लेकिन क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीज होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो आंसर क्या हो गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट। अब आपको देखना रहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन बोला है इनने, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन तो इनमें कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर हो गया नन। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। फिर आप ये वाला मुझे क्वेश्चन आप खुद बताओगे, ये आपका एक होमवर्क प्रैक्टिस है, आप मुझे करके बताना कि कौन सा अरेंज करना है आपको सारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में गैसेस को। ठीक है, इसके बाद आप अपना जो टॉपिक रहेगा, वो जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, वो अपना रहेगा एक तो फिजिकल स्ट्रक्चर पे, सारी अपन लेयर्स पढ़ेंगे। फिजिकल स्ट्रक्चर जो भी अपना रहेगा, इसमें अपन लेयर्स पढ़ेंगे सारी, जो भी अपनी स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, सारी जो भी लेयर्स हैं वो पढ़ेंगे, और केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिजायर टू लर्न को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, ये फ्री इनिशिएटिव में मेरी हेल्प करो कि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊं, है ना। और आप अगर टेलीग्राम पे अगर इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप पीडीएफ भी ले सकते हो। मैं ट्राई करूंगा एक ही दिन में आपको संडे को सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूं। और फॉर द करंट अफेयर्स आप फॉलो कर सकते हो यूपीएससी सीडीएस डिजायर टू लर्न, जहां से हमने सारी ऑल इंडिया रैंक्स भी दे रखी है सीडीएस में, जहां से बच्चों ने करंट अफेयर पढ़े और अच्छी अच्छी रैंक्स लेके आए। तो आप भी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी पढ़ो। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी सागर गुप्ता। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक आप आपका ख्याल रखिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, क्योंकि एग्जाम के लिए टाइम कम बचा है। बायोलॉजी की सीरीज जैसे चल रही है तो उसको कंप्लीट कर लो। इंग्लिश अगर चल रहा है तो इंग्लिश अब भी अच्छे से कंप्लीट कर लो। पॉलिटी अगर नहीं पढ़ा है आपने, पॉलिटी अगर नहीं पढ़ा है तो आप पॉलिटी भी पढ़ सकते हो विद लक्ष्मीकांत। आपकी बुक रख लो लक्ष्मीकांत, और यहाँ से आप पॉलिटी पढ़ो, बहुत अच्छे से सर पढ़ा रहे हैं आपको पॉलिटी। और अगर आप रीजनिंग रीजनिंग भी एक क्लास चल रही है, जिसमें क्या होगा, अगर आप एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी रीजनिंग पूरी कवर होगी यहाँ से। तो फिर अपन मिलते हैं, आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।